Assalamu alaikum people. If my screen is visible, my voice is audible, please do write yes in the chat box ताकि हम आगे बढ़ सके। अगर आप लोग सबको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है, मेरी आवाज़ आ रही है, please do write yes in the chat box. I want each and every one of you to reply. Like I've already told you guys before, it's very important that your implications are visible to me in the chat box. अच्छा, एक चीज़ ये है that on the weekend I also realized that many of you had not submitted me the homework that I've given before. सिंपल एक होमवर्क दिया था आप लोगों को, एक 7 मार्कर लिखने का। वो 7 मार्कर का होमवर्क मुझे सिर्फ एक बच्ची का मिला है, आई गेस अंजल का था, वो मेरी टीम ने मुझे भेजा था। एंड मैंने उसको गाइड कर दिया था किस तरीके से उसने आंसर को बेटर करना है। बाकी मुझे किसी का भी ये आंसर नहीं आया। सो देखें, होमवर्क के मामले में यू गाइस नीड टू बी वेरी स्टेडफास्ट, अदरवाइज देयर इज नो यूज ऑफ लर्निंग फ्रॉम मी। आई नीड टू चेक इन योर आंसर्स बिफोर क्यों यू कनेक्ट हो गाइस। गए? हेलो। अच्छा, तो मैं यही कह रहा था कि देखें, होमवर्क सबमिट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड वंस आपने होमवर्क सबमिट कर दिया होगा तो मैं उसको चेक करके आप लोगों को आपकी गलतियां बता दूंगा। ठीक है। एंड वो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू सबमिट द होमवर्क। ठीक है। तो प्लीज़ मुझे शिकायत का मौका मत दीजिएगा। ठीक है ना। एंड जल्दी से जल्दी मुझे आपका होमवर्क चाहिए। तो आपके पास वेडनेसडे तक का टाइम है। आप मेरी टीम का नंबर ग्रुप पर है, आप उसको मैसेज कर दें, आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर दें। बेटर ये, टीम को मैसेज कर देंगे तो वो मुझे याद दिलाती रहेगी कि मुझे आंसर चेक करना है। और आपको इंशाल्लाह वॉइस नोट भी मिल जाएगा। you'll get a formative feedback on the answer as well. तो जल्दी से बेटा ये काम आज आपने निपटा लेना है। ठीक है ना। आज या कल में, whenever you get time। अच्छा, पिछली क्लास हिस्ट्री की थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ। हमने देखा था किस तरीके से 1764 के अंदर बाकायदा तौर पर द ब्रिटिशर्स fought against the combined alliance of the Indians, जहाँ पे हमने देखा दैट बाकायदा तौर पे आपके ब्रिटिशर्स ने जो है वो इंडियन अलायंस जो कि आपके पास नवाब ऑफ बंगाल की थी, नवाब ऑफ ओध की थी और मुगल एम्परर की थी। नवाब ऑफ बंगाल मीर कासिम शुजाउद्दौला इन शाह आलम टू फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। ठीक है ना। क्वेश्चन बेटा भी मैंने दिखाया था, बाद में आप मुझसे एंड में पूछ लीजिएगा, मैं दिखा दूंगा। वी आर नॉट गोना वेस्ट टाइम ऑन इट अगेन। ठीक है ना। अच्छा, ब्रिटिशर्स की आर्मी तो 10,000 की थी एंड इंडियंस की आर्मी 40,000 की थी। बट फिर भी इंडियंस हार गए। तो हमने देखा था किस तरीके से ड्यू टू देयर मिलिट्री सुपीरियोरिटी द ब्रिटिशर्स वन द बैटल ऑफ बुक्सर। ठीक है ना। इंशाल्लाह इसकी आज या कल में रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल हो जाएंगी। आई एम सो सॉरी फॉर द डिले। लेकिन बस पर 2 दिन बाकी हैं अक्टूबर नवंबर बैच खत्म होने में। तो इंशाल्लाह फिर आपके ऊपर कंसंट्रेशन आ जाएगा पूरी टीम का। ठीक है। फिक्र नहीं करिएगा, बस एक आध क्लास की बात है। ठीक है। अच्छा, अब ये देखो, 40,000 लोगों ने लड़ा था 10,000 लोगों के खिलाफ। ठीक है। मैंने पूरी बैटल आपको बहुत डिटेल में समझाई थी किस तरीके से हुई थी। और फिर इसके बाद हमने देखा था एट द एंड ऑफ द डे व्हेन द इंडियंस लॉस्ट, सारे के सारे टैक्सेशन यानी दीवानी राइट्स जो है वो ब्रिटिशर्स के पास चले गए थे। बंगाल, बिहार और उड़ीसा के अंदर ब्रिटिशर्स जो पैसे कमाते थे और टैक्सेशन जो लिया जाता था वो ब्रिटिशर्स लेंगे रादर देन द इंडियंस। और इसी के ऊपर हमने फिर ये देखा था किस तरीके से आपके पास ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद साइन हुई थी बिटवीन द ब्रिटिशर्स एंड द मुगल एम्परर। तो रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम टू दोनों ने आपस में एक ट्रीटी साइन करी थी। इस ट्रीटी को हम ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद कहते हैं। ठीक है। जिसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन यानी टैक्सेशन जो राइट्स हैं वो बाकायदा तौर पर आपके पास ब्रिटिशर्स के पास चले गए थे। यानी अब इन इलाकों में इंडियन से टैक्स कौन लेगा? ब्रिटिशर्स लेंगे। और ब्रिटिशर्स का टैक्स लेने का मतलब है कि ब्रिटिशर्स आर नाउ इन कंट्रोल ऑफ द एरिया। यानी पूरे के पूरे एरिया पे अब ब्रिटिशर्स का कंट्रोल होगा। ब्रिटिश के कंट्रोल का मतलब ये है कि ब्रिटिश की डोमिनेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है ना। ब्रिटिश की जो कैलिब्रेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी। अंडरस्टैंडेबल है बात। और इसी के ऊपर मुगल एम्परर शाह आलम टू विल ऑल्सो रिसीव अ पेंशन ऑफ हाउ मच? ही विल रिसीव अ पेंशन ऑफ 26 लाख रुपीस, जो कि बहुत कम थे सालाना पैसे। लेकिन ऑफ कोर्स मुगल एम्परर मान गया क्योंकि वो अभी अभी बैटल हार के आया है
और अगर मुगल एम्परर बैटल हार के आया है तो जाहिर सी बात है उसको ब्रिटिशर्स की बात माननी पड़ेगी। अच्छा, फिर इसके बाद हमने उसी क्लास के अंदर एक सोर्स बेस्ड क्वेश्चन भी सॉल्व किया था, जिससे मैंने आपको ये बात समझाई थी कि आपको तीन एलिमेंट्स याद होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए क्या है सरफेस फीचर, आपको पता होना चाहिए क्या है इन्फेरेंस, और आपको पता होना चाहिए क्या है कॉन्टेक्सचुअल नॉलेज। और मैंने बहुत डिटेल में आपको निटिग्रिटीज के साथ समझाया था कि सरफेस फीचर का मतलब है क्या देखा, इन्फेरेंस का मतलब है क्या समझ आया, और कॉन्टेक्सचुअल नॉलेज का मतलब है किसकी याद आई। हमने उसको बहुत फन वे में समझा था ताकि हमारे लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में लिखना क्या हो जाए मेरे बच्चों, इजी हो जाए। ठीक है, आई होप सबको याद आ गया होगा। जिसको याद नहीं आया होगा बेटा वो बकायदा तौर पे प्लीज रिकॉर्डिंग देखेगा, ठीक है ना। अब मैं भी आपको बहुत सारे सोर्स बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा, तो फिक्र करने की बात नहीं है। वंस वी आर ओवर विद ईआईसी आई विल मेक यू डू अ लॉट ऑफ पास्ट पेपर क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए जी मेरे बच्चों, अब जो नेक्स्ट इवेंट है ना मेरे बच्चों, 1764 के बैटल ऑफ प्लासी के बाद, 1764 की बैटल ऑफ बुक्सर आपने पढ़ी मेरे साथ पिछली क्लास के अंदर। फिर हमने देखा कि 1765 में बाकायदा तौर पर ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद साइन हुई। और ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद के बाद मेरे बच्चों जो अब मेरा नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, कि ब्रिटिशर्स विल नाउ टर्न देयर फेसेस टुवर्ड्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन्स इन इंडिया, दैट इज मैसूर। अच्छा, सबसे पहली बात ना, मैसूर को इस टाइम पे ना की ऑफ इंडिया कहा जाता था। अच्छा, लॉक एंड की वाली मिसाल है। मुझे कोई भी ताला खोलना हो तो इसके लिए मुझे इसकी चाबी की जरूरत होती है। चाबी की जरूरत का मतलब क्या है, कि ऑफ कोर्स आपको जो है वो यू नीड अ की टू ओपन अप द लॉक। तो मैसूर को है ना चाबी कहते थे इंडिया की। अब इंडिया की चाबी का क्या मतलब है, कि इंडिया के अंदर जो कंट्रोल है मैसूर का वो बहुत बड़ा था। और मैसूर एक पावरफुल स्टेट था बिकॉज ऑफ हिज इट्स लीडर। तो ब्रिटिशर्स के लिए इंपॉर्टेंट था कि पूरे इंडिया पे अगर मुझे कैप्चर करना है तो सबसे पहले मैसूर पर अटैक करना पड़ेगा। और मैसूर पर अटैक करने का मतलब यह है कि आपको मैसूर की निट्टी ग्रिटीज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अच्छा, मैसूर ट्रेड में बहुत आगे था, मैसूर वेपन्स में बहुत एडवांस था, मैसूर मिलिट्री टैक्टिक्स में बहुत अच्छा था बिकॉज ऑफ इट्स लीडर। और मैसूर का लीडर मेरे बच्चों इस टाइम पे कौन था, इट वॉज नन अदर देन द फादर ऑफ टीपू सुल्तान, दैट वॉज हैदर अली। तो ब्रिटिशर्स पहले ही बात पहचान चुके थे यार, देखो अगर हमने है ना वो इंडिया को कैप्चर करना है ना, तो हमने है ना पूरे पूरे मैसूर के रीजन को है ना वो अपने कैप्चर में लेना पड़ेगा। और अब वो अटैक करने का सोच रहे हैं मैसूर के ऊपर। अब जाहिर सी बात है मैसूर पे अटैक करने का सोच तो लिया है, लेकिन ये अटैक इतना आसान होने नहीं वाला। क्यों नहीं होने वाला ये आसान, क्योंकि मैसूर एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग रीजन है, मैसूर एक अच्छा मिलिट्री ऑपरेटिव रीजन है। मैसूर का लीडर मुगल का एम्परर नहीं है, मैसूर का लीडर एक पावरफुल लीडर है। अच्छा, मैसूर अगर आज के टाइम पे कोई मुझसे पूछे ना कहाँ प्रेजेंट है सर, तो आज के टाइम पे अगर आप इंडिया में देखें ना, तमिलनाडु रीजन्स, गोवा के आसपास की जगह, बिल्कुल टेल एंड पे ना नीचे एक छोटा सा प्रोविंस था जिसको हम मैसूर कहते हैं, ठीक है। मुझे आगे जाके अगर मौका मिला, चले मैं अभी ही दिखा देता हूँ आपको, ये देखें, ये मैसूर का रीजन है, बिल्कुल इंडिया की दुम के ऊपर। अच्छा, ऑफ कोर्स ये इम्प्लीकेशन पे जो कुछ रीजंस हैं वो आपको मैं ना पार्शियली मार्क करके दिखा रहा हूँ, बट प्लीज डू लुक एट इट। द रीजन दैट आई मार्क येलो वाज द होल रीजन ऑफ मैसूर। तो ये पूरा का पूरा रीजन जो है ये मैसूर का रीजन कहलाएगा। तो ये मैसूर का रीजन ओरिजिनली था। अब ब्रिटिशर्स ने कैसे इसको ऑक्यूपाई किया, इंशाल्लाह इसके बारे में मैं डिस्कशन करूंगा। लेकिन आप ये समझ लीजिए जितना भी येलो एरिया जो मैं मार्क कर रहा हूँ ना मेरे बच्चों, ये सारा का सारा एरिया जो है, ये कौन सा एरिया है, ये मैसूर का एरिया है, ठीक है मेरे बच्चों। आई होप यहाँ तक बात सबको क्लियर होगी, ठीक है ना। लेकिन हमें इसके इम्प्लीकेशन थोड़े टाइम में समझा दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। अच्छा जी, सो अब देखो प्रॉब्लमेटिक बात क्या है। अब यहाँ पर मैसूर की जंग के लिए जा रहे हैं, मैसूर में लड़ने के लिए जा रहे हैं। कौन लड़ने जा रहे हैं, ब्रिटिशर्स लड़ने जा रहे हैं। मैसूर का लीडर कौन है, याद होना चाहिए, जल्दी बताएंगे चैट बॉक्स में, हु वाज द लीडर ऑफ मैसूर। क्विकली क्विकली आई वांट आंसर्स इन द चैट बॉक्स, जल्दी जल्दी बताएंगे बेटा, कौन है लीडर मैसूर का इस टाइम पर, हु इज द लीडर ऑफ मैसूर। एक्सीलेंट, शाबाश मेरे बच्चे।
हैदर अली इज द लीडर ऑफ मैसूर। ठीक है, अगर थोड़े से अक्लमंद मेरे बच्चे होते तो वो यहाँ से देख लेते कि नीचे बिल्कुल लिखा हुआ है दैट हैदर अली इज द लीडर ऑफ मैसूर। शाबाश शाबाश शाबाश। सर नेट स्लो है, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं है, टेंशन वाली बात है। आई नो, आई वुड जस्ट वांट ऑल ऑफ यू टू बी कॉन्सेंट्रेटेड व्हेन आई एम एक्सप्लेनिंग, बस दैट्स इट। अच्छा, अब देखो, होशियारी मार के ब्रिटिशर्स चले तो जाते हैं। ब्रिटिशर्स यहाँ पे ना अलायंस भी फॉर्म करते हैं। ब्रिटिशर्स यहाँ पर ना मैसूर के दुश्मन यानी निजाम ऑफ हैदराबाद से हाथ भी ज्वाइन कर लेते हैं कि यार आप हमारे साथ आ जाएं, तो बड़ी इंपॉर्टेंट जंग लड़नी है और हम है ना यहाँ पर मैसूर को डिफीट करने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है यार, इम्प्लीकेशन ये है कि आपके दुश्मन को डिफीट करें तो आपको तो हमारी हेल्प करनी चाहिए। तो निजाम ऑफ हैदराबाद ने ना दबा के वेपन्स अपनी आर्मी है ना ब्रिटिशर्स को दी लड़ने के लिए। और ब्रिटिशर्स और निजाम ऑफ हैदराबाद की यहाँ पे क्या बन चुकी है मेरे बच्चों? एक अलायंस बन चुकी है। क्या बन चुकी है मेरे बच्चों? एक अलायंस बन चुकी है। दूसरा, ऑन द अदर कॉन्ट्री हैंड वी ऑल्सो हैड हैदर अली, जिसने अपने अपनी जो अलायंस बनाई थी वो किसके साथ बनाई? फ्रेंच के साथ। अब मुझे लोग पूछते हैं सर फ्रेंच ही क्यों? क्योंकि याद रखना, फ्रेंच यहाँ पर दुश्मन है। किसके दुश्मन है? फ्रेंच यहाँ पर दुश्मन है ब्रिटिशर्स के। तो अगर मुझे ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ रहा हूं तो फ्रेंच तो मेरा सपोर्ट करेंगे ना। फ्रेंच आएंगे, बोलेंगे हाँ 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 हम भी आपके साथ लड़ेंगे। और फ्रेंच ने ना हैदर अली को ये कैनन्स, राइफल्स, मॉडर्नाइज्ड वेपन्स, हर चीज प्रोवाइड करी। दोनों के दरमियान जंग होती है। ब्रिटिश अटैक करते हैं जो जगहों से, बॉम्बे से और मद्रास से, ये ब्रिटिश की फोर्सेस आ रही है अटैक करने के लिए। हैदर अली वहां पर डिफेंसिव पोजीशन में खड़ा हुआ है। हैदर अली बहुत बुरी तरीके से अपने वेपन से, अपनी मिलिट्री टैक्टिक्स से ब्रिटिशर्स को क्या कर देता है? डिफीट कर देता है। कैसे डिफीट किया? नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट पार्ट ऑफ सिलेबस, बस। आपको तो ये बुक में भी नहीं मिलेगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। मैं 14 मार्कर में दिखाऊंगा भी तुम्हें, और ये मार्किंग स्कीम में भी प्रेजेंट है। तो ये इवेंट पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, उतना ही पढ़ना है जितना एमएचएल पढ़ा रहा है, उससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हैदर अली डिफीटेड द ब्रिटिशर्स ड्यू टू हिज वॉट? मिलिट्री एक्सपर्टीज। तो आपको याद रखना पड़ेगा ये एंड पॉइंट, कि भाई मिलिट्री एक्सपर्टीज थी। किसकी मिलिट्री एक्सपर्टीज थी? हैदर अली की मिलिट्री एक्सपर्टीज थी। अब देखो, हैदर अली ने ना वंस जब ब्रिटिशर्स को डिफीट कर दिया ना, हैदर अली रुका नहीं। अब अमूमन तब क्या होता है कि आपका अपनी जगह डिफेंड हो जाती है ना, तो फिर आप दुश्मन पे अटैक नहीं करते, आप बोलते ठीक है यार जाओ तुम घर जाओ। हैदर अली ने बोला ब्रिटिशर्स मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा, तुम्हें मारूंगा। और हैदर अली ने मद्रास पे जाकर अटैक करना शुरू किया। अब ब्रिटिशर्स ने देखा हैदर अली मद्रास तक पहुंच गया है, तो ब्रिटिशर्स को लगा अरे ये मद्रास जो हमारी जगह, ये भी हमारे हाथ से निकल जाएगी। इससे पहले कि हैदर अली हमें सुला दे, क्या करो? हैदर अली के साथ जाके हाथ मिला लो। और इस बैटल के एंड पर ब्रिटिशर्स को बाकायदा तौर पर हैदर अली के साथ एक ट्रीटी साइन करनी पड़ी, पीस ट्रीटी, दैट वाज ट्रीटी ऑफ मद्रास। ठीक है मेरे बच्चों, तो यहाँ तक बात बहुत क्लियर होनी चाहिए। कब हुई बैटल? 1767 से 1769। दो फोर्सेस थी, हैदर अली एंड द ब्रिटिशर्स। The Britishers combined their forces with whom? The Britishers combined their forces with Nizam of Hyderabad. On the contrary hand, we see the Hyder Ali. Hyder Ali has combined forces with whom? He has combined forces with the French. दोनों आर्मीज आती है लड़ने के लिए। ब्रिटिशर्स अटैक्ड हैदर अली फ्रॉम टू प्लेसेस, फ्रॉम बॉम्बे एंड फ्रॉम मद्रास। हैदर अली ने दोनों मर्तबा ब्रिटिशर्स को क्या कर दिया? डिफीट कर दिया। ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू हिज मिलिट्री एक्सपर्टीज, Hyder Ali went on further attacking on Madras, where the Britishers realized and then signed a peace treaty with Hyder Ali. That peace treaty is known as what, मेरे बच्चों? It is known as the Treaty of Madras. तो मेरे बच्चों एक बात बताओ मुझे, इसमें क्या इंडियन सक्सेसफुल थे या ब्रिटिशर्स सक्सेसफुल थे? मुझे ये बताओ। Come on, guys. I want everyone to write in the chat box. Was it a success for the Britishers or was it a success for the Indians?
ऑफ कोर्स मेरे बच्चों, शाबाश। ये सारी की सारी जो वॉर है, ये सक्सेस है। किसके लिए सक्सेस है? ये इंडियंस के लिए सक्सेस है। तो इंडियंस इसमें सक्सेसफुल हो गए हैं। तो ये 1757 से अगर टाइमलाइन देखो, तो ये पहली सक्सेस है। तो आप जब ये लिखेंगे, तो आप यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स बनाएंगे अपने नोट्स लिखते वक्त। आप लिखेंगे, इट इज अ सक्सेस फॉर इंडियंस। यानी इंडियंस ने इस बैटल में दे हैव डिफीटेड द ब्रिटिशर्स एंड दे हैव सेव्ड मद्रास फ्रॉम फॉलिंग इनटू द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिशर्स। यानी अब ब्रिटिशर्स कैप्चर नहीं कर पाए मैसूर पर। So it was the first success for war whom? For the Indians. I hope सबको यहां तक बात क्लियर होगी बेटा। If it's clear, please write clear in the chat box, ताकि हम रेगुलेटरी एक्ट पर आ सके। जल्दी 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 सारे बच्चे लिखेंगे क्लियर। अगर कुछ नहीं समझ आया तो मुझसे पूछ। अच्छा देखें, ये जब आपके पास आएगा, तो आप या तो स्क्रीनशॉट्स ले लें, या तो आप बाद में रिकॉर्डिंग खोल के ये सारी चीजें मुझे आपके रजिस्टर्स में चाहिए। हर मंथ मेरी टीम आपको मैसेज करेगी कि आपको कैम स्कैनर फाइल भेजनी है चेक करने के लिए कि क्या आपने ये चीज सब चीजें अपनी कॉपी में नोट डाउन की है या नहीं की है। तो देखो बेटा, नोट डाउन करना बहुत जरूरी है, वरना मोबाइल में स्क्रीनशॉट और तस्वीरें अगले साल मेमोरीज में आएंगी। मेमोरीज में आने का क्या मतलब है? मेमोरीज में आने का मतलब ये, फिर आप बोलेंगे अरे काश हम लिख लेते तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। तो आई वांट इट रिटन इन योर रजिस्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं रेगुलेटरी एक्ट के ऊपर। अच्छा, रेगुलेटरी एक्ट को समझने से पहले ना, जरा बैकग्राउंड के ऊपर ना बड़ा फोकस करना जरूरी है कि रेगुलेटरी एक्ट आया क्यों। अरे देखो, रेगुलेटरी एक्ट है ना क्या है, इसको जानते हैं हम, लेकिन पहले बैकग्राउंड समझते हैं। अभी हमने पढ़ा कि ब्रिटिशर्स ने एक वॉर लड़ी है मैसूर के लीडर के साथ, 1767 से 1769 तक ना, द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। अब जब ये वॉर लड़ी गई है, तो बाकायदा तौर पर आपके पास जो है वो इम्प्लीकेशन ये है कि जब ये वॉर लड़ी है तो इस पे ब्रिटिशर्स हार गए हैं, और ब्रिटिशर्स का बहुत पैसा भी लगा, रिसोर्सेज लगे। और ब्रिटिशर से मेरा मुराद है इस वक्त ईआईसी का। दूसरे एंड पर हम ये भी देखते हैं कि यार ब्रिटिशर्स है ना इंडिया में पावरफुल भी हो रहे थे। एक जगह जंग हारे तो है, लेकिन बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, उड़ीसा में बहुत पावरफुल हो चुके हैं। अच्छा, जब पावर आती है ना, तो कंट्रोल भी बढ़ता है। लेकिन याद रखिएगा, अभी ब्रिटेन गवर्नमेंट है ना इन्वॉल्व नहीं है सब कॉन्टिनेंट के अंदर। अभी ईआईसी एक प्राइवेट कंपनी है जो सारे के सारे अफेयर्स देख रही है इंडिया के अंदर। अब इस ईआईसी कंपनी के अंदर बहुत सारे ईआईसी ऑफिशियल्स थे। ईआईसी एक कंपनी है, उसके अंदर बहुत सारे कौन है? ईआईसी ऑफिशियल्स। इनके ऊपर ना कोई रोक टोक नहीं थी, ठीक है ना। चले, मैं एक काम करूंगा, मैं ग्रुप पर आपको ये नोट्स भेज दूंगा, ठीक है, आप फिर कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो अब लेट्स कंटिन्यू विद व्हाट वी वर डूइंग। अब देखो, ईआईसी है, ईआईसी एक कंपनी है। ये कंपनी के अंदर ना बहुत सारे ईआईसी के ऑफिशियल्स काम कर रहे हैं ना, लोग काम कर रहे हैं। अब ये इतने ज्यादा पावरफुल हो गए ना, कि इन्होंने ना दो नंबरी करना शुरू कर दी। क्योंकि गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है, ये प्राइवेट कंपनी है। अब इसका इंडिया में कंट्रोल भी बढ़ता जा रहा है, इसको सपोर्ट भी मिल रहा है, और इंडियंस तो एक तरीके से गुलाम की तरह है। तो इन्होंने क्या किया, ईआईसी ऑफिसर ने दबा के ना लोगों से करप्शन करना शुरू करी, लोगों से गिफ्ट्स लेना शुरू करे, और ब्राइब्स लेना शुरू करी। इस चक्कर में क्या हुआ कि ईआईसी के ऑफिशियल्स तो अमीर होते गए, उनके पास तो तबाही पैसा आता गया। लेकिन इन्होंने पैसे लेकर, पैसे जब कंपनी को नहीं दिए ना मेरे बच्चों, तो कंपनी कुछ टाइम बाद 1772 तक क्या हो चुकी थी? बैंकरप्ट हो गई थी। अब ब्रिटेन में ये खबर पहुंचती है कि यार ईआईसी जो कंपनी हमने भेजी थी, ये कंपनी तो बैंकरप्ट हो गई है।
तो ब्रिटेन गवर्नमेंट तो परेशान हो गई, क्योंकि ये तो एक सोर्स ऑफ ट्रेड है, ये तो एक ऐसा सोर्स है जो इनको रिसोर्सेज ला के देता है। अब ऐसा सोर्स, ऐसी चीज जो इतनी इंपॉर्टेंट हो आपके लिए, वो अगर बैंकरप्ट हो जाए, तो क्या गवर्नमेंट को बीच में आकर इसके अफेयर्स में इंटरवीन करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? ऑफ कोर्स इंटरवीन करना पड़ेगा। तो ब्रिटेन गवर्नमेंट ईआईसी को बचाने के लिए, ईआईसी को संभालने के लिए, ईआईसी को मैनेज करने के लिए बीच में इंटरवीन करती है ईआईसी के अफेयर्स में, through an act, and that act is known as regulatory act। यानी अब EIC will no longer remain a private company। अब इसके अंदर कौन घुसना शुरू होगा? द ब्रिटेन गवर्नमेंट विल स्टार्ट इंटरवीनिंग। सो मसला क्या है, वापसी सुनेंगे। ईआईसी के ऑफिशियल्स हैं, ये दो नंबरी कर रहे हैं, ये मिस गवर्नेंस कर रहे हैं। जब ये मिस गवर्नेंस करते हैं तो ईआईसी एज अ कंपनी क्या हो जाती है? बैंकरप्ट। इस बैंकरप्ट कंपनी को बचाने के लिए ब्रिटेन गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि वो इंटरवीन करेगी इसके अफेयर्स के अंदर, और इंटरवीन करने के लिए वो एक एक्ट लेके आती है मेरे बच्चों। इस एक्ट को मैं कौन सा एक्ट कहता हूं? I call this regulatory act। रेगुलेशन का मतलब ये होता है ना, संभालना, मैनेज करना, कंट्रोल करना, एडमिनिस्ट्रेट करना, चीजों को रेगुलेट करना, सही अंदाज में प्रॉपर पाथ पर लेके आना। तो ब्रिटेन गवर्नमेंट एक एक्ट लेके आ रही है ताकि वो ईआईसी के अफेयर्स में इंटरवीन कर सके, ताकि वो ईआईसी के ऑफिशियल्स को रोक सके कि वो ये दो नंबरी ना करे। सर लेकिन ईआईसी की कंपनी को तो भेजा ही दो नंबरी करने के लिए गया था, तो फिर ये क्यों बर्दाश्त नहीं हो रहा? तो यहां याद रखिएगा कि ईआईसी को भेजा तो गया था दो नंबरी करने के लिए, लेकिन इतनी दो नंबरी थोड़ी ना करनी थी कि पर्सनलाइज्ड बेनिफिट हो। और जब गवर्नमेंट को बेनिफिट नहीं हो रहा था, क्योंकि गवर्नमेंट ईआईसी से पैसे लेती थी, और ईआईसी को तो पैसे ही नहीं बच रहे, ईआईसी तो बैंकक्रप्ट हो गई है, तो गवर्नमेंट ने बोला नहीं नहीं भाई, क्या करो, इंटरवीन कर दो। इसलिए द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू इंटरवीन इनटू द अफेयर्स ऑफ व्हाट, इनटू द अफेयर्स ऑफ ईआईसी। अच्छा, कंप्लीट कंट्रोल नहीं लिया ब्रिटेन गवर्नमेंट ने, थोड़ा बहुत कंट्रोल लिया, डराने की कोशिश करी ईआईसी के ऑफिशियल्स को कि जो तुम काम कर रहे हो ना, ये काम सही नहीं है। लेकिन एक चोर को जब आप चोरी करते हुए रोकते हैं, उसको आप जितना भी संभाल लें, अगर आपने उसको जितना भी समझा लें, अगर आपने उसको छोड़ दिया तो वो फिर चोरी करेगा। ये खैर आगे जाके होगा, लेकिन समझा इसलिए रहा हूं ताकि आगे क्लैरिटी के साथ बात क्लियर हो कि आगे अब ये और करेंगे, ठीक है ना? अच्छा, तो मेरे बच्चों आगे आ जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या है? अब इंटरवीन कर रही है, कैसे इंटरवीन करेगी ईआईसी के अफेयर्स में ब्रिटेन की गवर्नमेंट? सो इट एम्ड एट रिस्ट्रिक्टिंग ईआईसी आफ्टर रिपोर्ट्स ऑफ मिस गवर्नेंस एंड करप्शन इन बंगाल। तो भाई जब मिस गवर्नेंस हो रही है, बंगाल में करप्शन हो रहा है, तो इसको रोकना तो बहुत जरूरी है। सो ईआईसी वाज नाउ अकाउंटेबल टू विच पार्लियामेंट? ईआईसी वाज नाउ अकाउंटेबल टू ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट का मतलब डायरेक्टली इंटरफेरेंस किसकी आ गई मेरे बच्चों? इंटरफेरेंस आ गई ब्रिटिश गवर्नमेंट की। कि अब कौन इंटरवीन करने वाला है? ब्रिटेन गवर्नमेंट अफेयर्स में इंटरवीन करने वाली है। EIC will now provide a detailed report of their activities to Britain government, Britain parliament, ताकि ब्रिटिशर्स को भी तो पता चले ना कि अगर इतना पैसा कमा रहे हैं तो जा कहाँ रहा है। इससे स्क्रूटनी करना, उन पर नजर रखना, उनको कंट्रोल में रखना ब्रिटेन गवर्नमेंट के लिए आसान हो जाएगा। उन्होंने बोला चलो भाई जल्दी करो, रिपोर्ट निकालो, रिपोर्ट आएगी तो फिर दो नंबर ही नहीं कर पाओगे। Under this, Sir Warren Hastings was made the गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और ये गवर्नर जनरल जो बंगाल के सर वॉरेन हेस्टिंग्स बने हैं, इनका कंट्रोल होगा गवर्नर ऑफ मद्रास पर, और ये गवर्नर ऑफ बॉम्बे पर भी कंट्रोल करेंगे। सो अब्दुल्ला नुमान, अच्छा, आई थॉट तुमने वो कॉर्नवेलिस लिखा। आई डोंट थिंक आई सॉ इट, सो आई थिंक यू चेंज्ड इट। यस, एडिटेड लिखा हुआ है। तो हाँ,
सर वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। सो ही बिकम्स द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अंडर द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड, स्टैब्लिश्ड, सेटअप इन कैलकट्टा। अब सुप्रीम कोर्ट क्यों सेटअप किया? देखो ब्रिटिशर्स को पता था ना, देखो अगर आपको किसी को भी किसी काम से रोकना है ना, तो आपको उसके ऊपर ना एक स्क्रूटनी बिठानी पड़ती है, आपको है ना उसके ऊपर एक अपर हैंड रखना पड़ता है। ब्रिटिशर्स ने बोला अगर ये सुप्रीम कोर्ट होगी ना, तो ये जो ईआईसी के ऑफिशियल्स है ना, ये जो दो नंबरी कर रहे हैं ना, ये दो नंबरी करना छोड़ देंगे। क्योंकि इनको डर होगा कि अगर कल कला हमने बहुत ज्यादा दो नंबरी करी, तो हमें कहाँ ले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे, और फिर हमें सजा भी देंगे ब्रिटेन की गवर्नमेंट। तो डराने के लिए सुप्रीम कोर्ट सेटअप करी थी। लेकिन चोर क्योंकि चोरी करता है, वो डरता नहीं है, किससे, पुलिस से। सही है। तो यहां तक बात आई होप सबको क्लियर हो गई होगी। क्या सबको रेगुलेटरी एक्ट समझ में आया है? प्लीज डू राइट yes or no in the chat box मेरे बच्चों। It's very very important that you let me know that did you get a clear complication of what regulatory act is। मैंने बहुत डिटेल में समझाया है, बहुत आसानी से समझाया है। सबके मैसेज चाहिए मुझे, ये दो तीन लोग जो मैसेज कर रहे हैं काफी नहीं है। I want everyone to write yes in the chat box and of course no, so no, जो आपको लिखना है वो बेटर है, ठीक है। अच्छा जी, तो यानी कि अब ईआईसी के अफेयर्स के अंदर कौन घुस चुका है? ईआईसी के अफेयर्स के अंदर अब ब्रिटिश गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है। अब ईआईसी के अफेयर्स को कौन हैंडल करेगा? ब्रिटिश की गवर्नमेंट हैंडल करेगी, ठीक है। अच्छा, अच्छा रेगुलेटरी एक्ट में ना ब्रिटिश गवर्नमेंट का इंटरवीन करने का एक और रीजन था। एक और रीजन ये था कि ब्रिटेन गवर्नमेंट रुक नहीं गया। आई वॉज ड्रिंकिंग समथिंग आई गेस, तभी लग रहा होगा तुम्हें। अब मेरी आवाज आ रही है? हेलो, कैन एवरीवन हेयर मी? अनाबिया कैन यू हेयर मी? यस, ओके। तो रेगुलेटरी एक्ट में ब्रिटेन गवर्नमेंट का घुसने का ना एक और मकसद था। देयर वाज वन मोर रीजन व्हाई द ब्रिटेन गवर्नमेंट लाइक इंटरवीन इनटू द अफेयर्स ऑफ ईआईसी, एंड दैट पर्टिकुलर रीजन वाज कि है ना, लोग है ना ब्रिटेन गवर्नमेंट को बुरा भला कहना शुरू हो गए थे। ये जाहिर सी बात है। ऑन द कॉन्ट्ररी, मिस गवर्नेंस, करप्शन, दो नंबरी दुनिया से बर्दाश्त नहीं होती। और लोग है ना ब्रिटिशर्स को लुटेरे कह रहे थे। तो इसलिए ब्रिटेन गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ा ताकि वो ईआईसी को सुधार सके, ताकि जो नाम पूरी दुनिया में खराब हो रहा है वो दुनिया में खराब ना हो, ठीक है ना। दिस वाज वन मोर रीजन बट इट्स ऑल राइट इफ यू डोंट नो अबाउट इट। इंशाल्लाह हम इसका आंसर लिखेंगे, फिक्र करने वाली बात नहीं है। इसके बाद आ जाती है सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। अच्छा, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर होती है 1779 से 1784 के बीच में। अब लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं सवाल कि सर यार आपने बोला अभी फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर के अंदर ब्रिटिशर्स ने और इंडियंस ने यानी मैसूर के लीडर हैदर अली ने ट्रीटी साइन करी है सर। मैंने बोला जी मैंने बिल्कुल ऐसा कहा था कि यार इन्होंने ट्रीटी साइन की है। सर जब ट्रीटी साइन की है तो फिर वापसी वॉर क्यों? तो बेटा मेरे याद रखना, दुनिया में जब भी ट्रीटी साइन होती है ना बेटा, तो वो ट्रीटी साइन इसलिए होती है ताकि उसको तोड़ा जा सके। Each and every time the world has signed a treaty, that treaty on particular on contrary basis is signed to be broken। समझ रही हो बात को, समझ रहे हो बात को? तो यहाँ तक है ना, बात बहुत क्लियर होनी चाहिए सबको ना कि कि किस तरीके से हम इधर इम्प्लीकेटेड नॉलेज देंगे एग्जामिनर को कि भाई ट्रीटी जो है वो है ही टूटने के लिए। तो ट्रीटी ऑफ मद्रास की यहाँ पे खिलाफ वर्जी होती है और ब्रिटिशर्स डिसाइड करते हैं कि वो सर्टेनली जाएंगे वापसी मैसूर पर अटैक करने के लिए। जब मैं तुम्हें पहले ही बताया था कि यार ब्रिटिशर्स कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखना। तो ब्रिटिशर्स बाकायदा तौर पर वो आपके पास लोग हैं जो ईगोइस्टिक हैं, जिनकी ईगो है ना बहुत बड़ी है, उनकी अना बहुत बड़ी है। और जिन जिन लोगों की अना बहुत बड़ी होती है ना, वो कभी भी अपना रिवेंज लेने से टकराते नहीं है। तो सॉरी, कतराते नहीं है। लाइक दे डू नॉट लाइक
they're not in the zone to leave off their enemies. They always are looking on for a revenge. अब वो हर एक चीज में कोशिश करते हैं कि रिवेंज लिया जाए। तो बाकायदा तौर पर ब्रिटिशर्स भी यहाँ पर सर्टेनली रिवेंज लेना चाहते थे कि हम हारे कैसे, तुमने हमें हराया कैसे। तो इस पर्टिकुलर एंड पर सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर होती है, और इस मर्तबा मैदान जंग में आते हैं पहली मर्तबा, चाहे पहले भी आते थे लेकिन ऑफ कोर्स फर्स्ट टाइम एज अ लीडर comes in the son of हैदर अली, and that was टीपू सुल्तान। क्या शख्स था टीपू सुल्तान, इसके बारे में इंशाल्लाह मैं बहुत डिटेल समझाऊंगा अगली क्लास के अंदर। वेडनेसडे वाली क्लास मिस मत करिएगा, बहुत अच्छी इंप्लीकेशन समझाऊंगा हु टीपू सुल्तान एक्चुअली वाज एंड हाउ डिड ही एक्ट। और कितना ब्रेव था वो आदमी जिसने भागने की बजाय मरना पसंद किया। ऐसे टाइम पीरियड के अंदर जब पूरे के सारे इंडियंस भाग रहे हैं ब्रिटिशर से बच के, उसने बोला नहीं, मैं डरूंगा नहीं, मैं लड़ूंगा, मैं मरूंगा, पर मैं झुकूंगा नहीं। That was the implication that Tipu Sultan sets for us, and it's a very great message for us to not bow down in front of anyone else except for Allah subhanahu wa ta'ala। लेकिन इंशाल्लाह हम उस पर बात करेंगे जब हम टीपू सुल्तान की फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर पढ़ने जाएंगे। अच्छा, ब्रिटिशर्स वापसी अटैक करने आते हैं, और इस मर्तबा मैसूर के दो लीडर्स लड़ेंगे। दो लीडर्स कौन है? हैदर अली एंड टीपू सुल्तान। अगेन ब्रिटिशर्स के जो एनिमी थे वो सपोर्ट करने आ गए इनकी, जो थे फ्रेंच। फ्रेंच ने इनको बहुत वेपन्स दिए, बहुत सारे आपके समझ लें मिलिट्री इक्विपमेंट दिया, ठीक है ना। अच्छा, अब इधर ना दो वॉर्स होती है। दो वॉर्स क्या होती है? एक तरफ लड़ रहे थे टीपू सुल्तान, दूसरी तरफ लड़ रहे थे हैदर अली। टीपू सुल्तान की लड़ाई होती है बेली के साथ पानीपत के अंदर, ठीक है। पानीपत एक जगह है, दिल्ली के करीब है, और बहुत मशहूर जगह है, यहाँ पे जंगें काफी हुई हैं। इवन विल बी टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द वॉर्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट वॉर, दैट वाज द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, वो भी इसी मकाम पे हुई थी। तो टीपू साहब की लड़ाई होती है बेली के साथ पानीपत के मैदान में, जहां पर टीपू सुल्तान ने बेली को डिफीट कर दिया। बहुत गंदे तरीके से बेली डिफीट हो गया। यानी इधर इस पर्टिकुलर वॉर के अंदर द ब्रिटिश लॉस्ट, सर्टेनली ब्रिटिश को यहाँ पे डिफीट मिली। लेकिन दूसरे एंड पर जहां पर हैदर अली साहब लड़ रहे थे ना, वहां पर आपके पास हैदर अली की लड़ाई होती है सर आयर कूटे के साथ। अब आई नो व्हेन यू रीड दिस नेम यू मस्ट बी लाफिंग आउट लाउड, बट यही नाम है, क्या कर सकते हैं, हंसते हंसते ही सही, लेकिन याद रख लेना क्योंकि पेपर में लिखना जरूरी होगा अगर ईआईसी का क्वेश्चन आ गया। तो भले हंस रहे हो या मुस्कुरा रहे हो, हमें नजर नहीं आ रहे हो, बट याद रख लेना, ठीक है। क्या याद रखूंगा मैं? ये याद रखूंगा कि सर आयर कूटे डिफीटेड होम, ही डिफीटेड हैदर अली। एक वॉर के अंदर माइसूरियंस लीड कर रहे हैं, एक वॉर के अंदर माइसूरियंस डिफीट हो चुके हैं, और ये लड़ाई जो है वो पोर्टो नोवा और अर्नी नामी जगहों पर लड़ी गई थी। इसमें क्या हुआ कि जैसे 1782 आया ना यार, हैदर अली साहब दुनिया छोड़कर चले गए, और हैदर अली के बाद नाउ हु विल बी द नेक्स्ट लीडर? कौन होगा नेक्स्ट लीडर? चैट बॉक्स में लिख के बताएंगे। अगर हैदर अली दुनिया से चले गया, इंतकाल हो गया उसका, ही इज गॉन, ही इज नो मोर, द नेक्स्ट लीडर वुड बी एक्सीलेंट टीपू सुल्तान। और टीपू सुल्तान यहां पर आगे जाके मेरे बच्चों कंटिन्यू करेगा बैटल के साथ, और कंटिन्यूएशन में जो डिफीट करेगा ब्रिटिशर्स को, वो ब्रिटिशर्स बर्दाश्त भी नहीं कर पाए। इस हद तक टीपू सुल्तान ने डिफीट किया कि ब्रिटिशर्स को बकायदा तौर पर पीछे की तरफ मूव होना पड़ा। लेकिन अपने वालिद की तरह टीपू सुल्तान भी रुका नहीं, डायरेक्ट पहुंच गया मैंगलोर की सिटी के अंदर, मद्रास के बिल्कुल कोने पे थी। वहां जाके ब्रिटिशर्स की जितनी भी रेजिडेंसी थी उसको तबाह करना शुरू कर दिया। ब्रिटिशर्स ने देखा, अरे हम तो डिफीट हो गए हैं, हम तो यहाँ से भागेंगे। टीपू सुल्तान वाज सन ऑफ हैदर अली। यस बेटा, आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग ऑफ द क्लास कि हैदर अली का बेटा है टीपू सुल्तान, ठीक है, जिसका नाम था फतेह, FATEH, फतेह, ठीक है ना। फतेह हैदर अली, जिसको हम प्यार से टीपू सुल्तान कहते हैं, ठीक है। अब हैदर अली हैज लेफ्ट द वर्ल्ड एंड टीपू सुल्तान हैज टेकन ओवर, और टीपू सुल्तान बहुत गंदी तरीके से ना ब्रिटिश को डिफीट कर देता है। अच्छा, टीपू सुल्तान की खासियत थी, अब डिफीट कैसे किया मैं समझा देता हूँ, लिखना जरूरी नहीं है।
लिख लो, याद रहे तो लिख लेना, वैसे प्रॉब्लम नहीं है। टीपू तो है ना, उसको कहा जाता था द रॉकेट मैन। अब आप सुन के बोलेंगे सर क्या बोल रहे, रॉकेट मैन, व्हाट इज दिस टाइटल, लेकिन सच्ची में उसको रॉकेट मैन कहते थे, क्योंकि वो कैनन्स को है ना रॉकेट की तरह चलाता था। अब आप बोलेंगे सर कैनन चलाने में क्या है, एक बॉल डालनी है, पीछे से आग लगानी है, कैनन में से बॉल निकलेगी और आगे की तरफ चली जाएगी। किस एंगल पे सेट करना है, विंड का डायरेक्शन क्या है, कितना बॉल स्विंग होगा तो जगह पे जाके गिरेगा, ये टीपू की कैलकुलेशन एक्यूरेट होती थी। टीपू इशारा करके बताता था कि मैं कहां पर बॉल मारूंगा, वहीं पर जाते था कैनन का बॉल। ये इम्प्लीकेशन है टीपू सुल्तान की, यानी वी आर सो सबलाइमली इन लव विद टीपूज मिलिट्री टैक्टिक्स दैट इंशाल्लाह जब मैं आपको ये पढ़ाऊंगा तो आपको ये समझ आएगा किस तरीके से टीपू सुल्तान जो है उसको इतना बड़ा वॉरियर समझा जाता है। कराची में तो उसका बाकायदा तौर पर उसके नाम का रोड है, टीपू सुल्तान रोड। तो ये मतलब क्योंकि ये है वॉरियर, ये एक ऐसा वॉरियर है जिसने प्रूव किया है हमें कि यार वो एक काबिल तरीन शख्स था। अगर उसकी आवाम, उसके जर्नल्स उसको धोखा नहीं देते ना, तो ये आई गारंटी यू टीपू सुल्तान को कभी भी ब्रिटिश से डिफीट नहीं कर पाते। ये हम आगे जाके इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि किस तरीके से टीपू के जो इतने सारे जो साथी थे, इतने सारे जो आर्मी जनरल थे, उन्होंने टीपू को कितना 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 ज्यादा एक्सटेंशन पर धोखा दिया कि बाकायदा तौर पर टीपू सुल्तान जंग हार गया। ठीक है। और जब टीपू सुल्तान ने यहाँ पे ना मैंगलोर की सिटी में ब्रिटिशर्स के एरियाज में अटैक करना शुरू किया ना, तो ब्रिटिशर्स ने आके हाथ जोड़े और बोला, ओ टीपू हमारे साथ क्या साइन कर लो, ट्रीटी साइन कर लो, हमसे क्या हो गई है, गलती हो गई है भाई, माफ कर दो। और अगेन मुझे लगता है गलती की टीपू सुल्तान ने, माफ नहीं करना चाहिए था, लेकिन ठीक है खैर, माफ कर दिया उसने और ट्रीटी साइन कर ली ब्रिटिशर्स के साथ। दिस ट्रीटी इज नोन एज द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। तो ये इम्प्लीकेशन है पूरी सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर की। सर ये आयर कूटे बेली पोर्टोनोवा अर्नी, सर ये कैसे नाम याद होंगे, डिफिकल्ट है। तो थोड़ी तो डिफिकल्टी आपको को अडेरेंस पे लेनी पड़ेगी। अब मुझे एक बात बताएं चैट बॉक्स में लिखकर, ठीक है ना, सही ना, ट्रीटी फिर टूट गई बाद में सर, हाँ क्योंकि ट्रीटी बनती किसके लिए है, टूटने के लिए। तो ये इम्प्लीकेशन तो है कि यार आगे जाके जो है ये टीटी टूटने वाली है, तो यार ये बात का सबको आइडिया होना चाहिए कि यार ये टीटी भी हुई है तो ये टीटी टूटेगी, क्योंकि आगे जाके मैं ऑलरेडी बोल दिया टीपू सुल्तान के साथ एक और वॉर होगी। तो एक और वॉर का मतलब ये है कि टीटी टूटेगी तभी तो वॉर होगी ना। सही है। टूटने के लिए, यस। तो यार देखो ये इम्प्लीकेशन है दुनिया की, तो ये हिस्ट्री से हम सीखते हैं कि यार देखो ट्रीटियां होती हैं, पीस एग्रीमेंट्स होते हैं, लेकिन वो टूटने के लिए होते हैं, ठीक है ना। और हर चीज दुनिया में टूटने के लिए, चाहे रिश्ते हों, चाहे अलायंसेस हों, चाहे दोस्तियां हों, हर चीज टूटती है। तो when bonds are formed, bonds are always broken, that's what chemistry teaches us, right? लेकिन इसको केमिस्ट्री मत समझना, ठीक है ना। सर इस ट्रीटी में ब्रिटिशर्स पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगी जैसे मुगल्स पर लगी थी। रिस्ट्रिक्शंस ये लगी कि ब्रिटिशर्स जो है वो एक तो अटैक नहीं करेंगे, और टीपू सुल्तान का जितना भी एरिया ब्रिटिशर्स ने जो हैदर अली से कैप्चर किया था, जो सेकेंड वॉर फर्स्ट वॉर हारा था हैदर अली अपने मरने से पहले, तो वो एरियाज टीपू सुल्तान को वापसी मिलेंगे, ठीक है ना। लेकिन कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई कि टैक्सेशन पार्ट और ये सब नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि टीपू है ना वेंट अ लिटिल बिट इजी ऑन द ब्रिटिशर्स। और वही वही होता है ना कि जब आपने दो मरतबा ब्रिटिशर्स को डिफीट कर दिया ना, फिर आपकी अकड़ में आ जाता है कि यार नहीं ठीक है यार, चलो बच्चे हैं माफ कर दो। लेकिन वही मिसाल है ना वो रैबिट और टॉर्टोइज वाली स्टोरी, कि बच्चे को भी इतना बच्चा मत समझो, क्योंकि बच्चा भी कब बड़ा होकर पीछे से डस लेगा तुम्हें नहीं पता चलेगा। तो वही बात है, लेकिन खैर गलतियां करते हैं लोग, ठीक है। लेकिन टीपू को तो मुझे लगता है ना आगे जाके भी डिफीट कभी नहीं होती, लेकिन वो उसको डिफीट हुई ना, उसकी एक ही इम्प्लीकेशन थी, वो ये थी कि यार उसके अपने लोगों ने उसको धोखा दिया था। उसका अपना बहुत बड़ा एक आर्मी जनरल था मीर सादिक नाम का ना, उसने भी धोखा दिया था। लेकिन खैर हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, तो और कनेक्टिविटी में मजा आएगा, वेडनेसडे को इंशाल्लाह यही पढ़ाऊंगा, मजा आएगा, ठीक है। अब ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन हुई है, और ट्रीटी ऑफ मैंगलोर के बाद सर्टेनली द ब्रिटिशर्स वर नाउ फ्री के चाहिए भाई, अब जो है टीपू हमें अटैक नहीं करेगा, ठीक है। और जी, अब मेरा आपसे सवाल, सब मुझे जवाब देंगे। क्या सवाल है मेरा, सिंपल सवाल है।
Who was successful in this particular battle? Was it the Indians or was it the Britishers? Who was successful in this particular battle? जल्दी जल्दी जल्दी, सब रिप्लाई करेंगे बेटा, सब रिप्लाई करेंगे। जो रिप्लाई नहीं करेगा उसके लिए मसला होगा। शाबाश मेरे बच्चों, सब ने सही लिखा है। सो आप लिखेंगे दिस इज ऑल्सो अ सक्सेस फॉर whom? इट इज द सक्सेस फॉर इंडियंस। यानी ये पर्टिकुलर बैटल जो है, ये पर्टिकुलर बैटल भी इंडियंस के लिए क्या है? दिस पर्टिकुलर बैटल इज अ सक्सेस फॉर इंडियंस। यानी इस बैटल के बाद भी इंडियंस जीते हैं। अब मैं ये सक्सेस और फेलियर्स अलग अलग क्यों लिखवा रहा हूं? कि याद रखना, ये सक्सेस और फेलियर्स आके जाके इंपॉर्टेंट इंप्लीकेशन लाएंगे, क्योंकि हमारा 14 मार्कर ही बनेगा इस पर। तो हम उसकी पहले से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना? इंशाल्लाह फिर मैं आपको 14 मार्कर भी लिखना सिखाऊंगा, ठीक है? क्या सबको यहाँ तक बात क्लियर है, अंडरस्टैंडेबल है? इफ यस प्लीज डू राइट यस इन द चैट बॉक्स, जल्दी से। अच्छा जी। तो भाई यार, ये आपने चीजें याद रखनी है कि किस तरीके से सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर हुई थी। अब भी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं पिट्स इंडिया एक्ट करा दूं, लेकिन इंशाल्लाह अगली क्लास में आई स्टार्ट ऑफ विद पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है? और अगली क्लास पर हम थोड़ी सी लंबी क्लास रखेंगे। इट विल बी लाइक एन क्लास ऑफ 1 hour and 15 minutes, क्योंकि आज हम क्लास जल्दी एंड कर रहे हैं, तकरीबन अराउंड वी आर एंडिंग द क्लास लाइक 10 मिनट्स अर्लियर और 8 मिनट्स अर्लियर। तो इसलिए फिर हम अगली क्लास को थोड़ा सा प्रोलॉन्ग करेंगे, ठीक है ना? अच्छा, दूसरी बात ये है कि देखें, जिन्होंने मुझे होमवर्क सबमिट नहीं किया, आई वॉन्ट योर होमवर्क सबमिटेड बेटा। देखो, जब तक मुझे नहीं पता चलेगा ना कि तुम कैसे आंसर्स लिख रहे हो, मैं तुम्हें ग्रेड नहीं दिलवा सकता। और अगर तुम लोगों को ग्रेड चाहिए ना, तो ग्रेड के लिए ऑफ कोर्स यू नीड टू मेक एन एफर्ट्स। यू नीड टू गो एंड राइट दिस आंसर एंड सेंड इट टू मी। अच्छा, बिल्कुल रॉ आंसर लिखोगे, कहीं से छापोगे नहीं, अपनी तरफ से लिखोगे, गलतियां करोगे और मैं व्हाट्सएप पर रिप्लाई करके गलतियां बताऊंगा। देखो, जितनी गलतियां करोगे ना, उतना सीखने का मौका मिलेगा, ठीक है? सो इसको प्लीज देख लें, ये आंसर लिखना है। सर, एक बार होमवर्क का क्वेश्चन भी दे दिएगा ना ग्रुप पे? चलो, मैं इसको अभी ग्रुप पर भेज देता हूँ, ठीक है? मैंने क्वेश्चन खोल दिया बेटा, देख लो। अंजल के अलावा किसी का नहीं आया, तो अंजल को मैंने रिव्यू दे दिया। बाकी आप सब भी मुझे बाकायदा तौर पर ये आंसर लिख कर भेजेंगे। प्रॉपर 7 मार्कर आंसर मुझे चाहिए। मैं आपको ये आंसर जो है मेरे बच्चों, जो पूरा स्क्रीनशॉट है इसका, ग्रुप पर भेज रहा हूँ। बाकायदा तौर पर सब मुझे इसका आंसर्स भेजेंगे। एंड ऑफ कोर्स इट विल टेक मी अ डे और सो, बट इंशाल्लाह आई विल certainly like uh, गिव यू अ रिप्लाई ऑन इट, ठीक है ना? मतलब देर सही सही, देर सवेरे सही, लेकिन रिप्लाई सबको मिलेगा, ठीक है? चले जी मेरे बच्चों, इसी के साथ हम क्लास को यहाँ पर एंड करेंगे। सही है, इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे, मुलाकात होती है वेडनेसडे वाले दिन। वेडनेसडे वाले दिन इंशाल्लाह क्लास विल बी फ्रॉम 9:30 to 10:30, ठीक है? चले जी भाई, अल्लाह हाफिज, फिया अमान अल्लाह, अपना ख्याल रखेगा। और मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। अल्लाह हाफिज।